संविधान नियम भाई पूरा पढ़ाया जाएगा, केवल 75 तक ही नहीं। एक दो लोग पूछ रहे थे कि 75 के आगे पढ़ाए मैंने आपका, तो पूरा पढ़ाया जाएगा आपका। हमें लगता है कि आज और कल में आपका 75 तक समाप्त हो जाएगा। तो 2 दिन आपका क्षतिपूर्ति गारंटी, 2 दिन आपका या 3 दिन वो, मैंने आपका 1 हफ्ता और मान के चलिए। यानी कि अगले हफ्ते तक हम प्रयास करेंगे कि लेक्चर कम से कम समाप्त हो जाए, क्योंकि अगले जो चैप्टर हैं आपका 124 से जो चलेगा वो नोट्स में है नहीं, ले उसको लिखवाना भी पड़ेगा। और नोट जो आपका संविधान नियम का पुराना मिला है उसमें 75 तक ही है। तो आपका प्रयास करते हैं कि लेक्चर कम से कम आपका अगले हफ्ते समाप्त हो जाए। तो उसके बाद आपका 5-6 दिन लिखवाया जाएगा लगातार, और तब आपका ये समाप्त हो जाएगा संविदा। तो नया बैच जे का लगाना है, जिसमें कि आपका पहले रेवन्यू चलेगा भाई। अगस्त फर्स्ट वीक से आपका रेवन्यू लगा देंगे, और एविडेंस आपका 1 हफ्ता और चलेगा। मैंने अगले हफ्ते एविडेंस का समाप्त हो जाए तो एपीओ के लिए सीआरपीसी लगेगी, 1.5 पौने 2 घंटा लगातार डेली चलेगी। सीआरपीसी थोड़ा बहुत स्पीड में चलेगी, अब ये नहीं कि एकदम स्लो नहीं। भाई जिनको आराम से पढ़ना है अपना, फिर बाद में पढ़ाया जाएगा, पढ़ेगा। और आराम से शाम को चल ही रही है, आराम से ही चल रही है, कोई ये नहीं। लेकिन सुबह भी भाई लोग शाम को नहीं आते तो रिवीजन एक बार करवा दिया जाएगा। तो आपका रेव जो मैंने जो लोग पढ़ना चाहें अभी आपका मैंने नया बैच शुरू होगा, और आपका अगस्त में ही शुरू हो पाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और एविडेंस समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उधर आपका सीपीसी, संविधान और रेवेन्यू, पहले ये 3 पर कवर करना है। क्योंकि आपका ये दोनों थोड़ा थोड़ा बचा है, तो हो सकता है एडजस्ट करते हैं आपका, लेकिन अगस्त फर्स्ट वीक से ही हो पाएगा। इधर आपका समाप्त हो जाए तभी। क्योंकि अब ये भी आपका हल्ला है आने की, तो एक जो माइनर हैं या जो लोकल हैं 2-3 बचा है, पहले उसको समाप्त कर दिया जाए। और का वीडियो है 2-3 का। देखिए संविधान नियम में आपका धारा 70 चल रही थी, क्वांटम मेरियट का सिद्धांत। पहले 70 को देखा जाए तब 71 पर थोड़ा कोरिलेशन चूंकि ज़्यादा है, तो 71 पर एक क्वेश्चन बनता है। और आपका बिहार में कैसे बना, यूपी में कैसा मॉडल बना है 71 पर, वैसे 70 में अब तक जो आपका क्वेश्चन बना है वह ये बना है आपका एक क्वेश्चन कि क्वांटम मेरियट का सिद्धांत संविदा अधिनियम की किस धारा में समाहित है, जो प्री में अब तक क्वेश्चन बना है। तो क्वांटम मेरियट का सिद्धांत आपका सेक्शन 70 में मार कर आएंगे। भाई गलत ना हो ये सब सेक्शन, आपका 2 क्वेश्चन भी कभी काल बन जाता है। क्वांटम मेरियट का अर्थ क्या हुआ, जिसने जितना किया है, यानी कि जितना काम उतना दाम। आपका एक दो उदाहरण देखिए। अगर ए का इरादा आपका निःशुल्क या फ्री में कार्य करने का नहीं था, उसने बी को कुछ आपका सेवाएं प्रदान की या कुछ वस्तुएं प्रदान की, और ए का इरादा फ्री में कार्य करने का नहीं था, तो बी ने उसका लाभ उठाया है। तो ए भले संविदा न हुई हो, उन सेवाओं के या उन वस्तुओं के बदले में प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। प्रतिकर पाने का क्या होगा, हकदार। जैसे ए ने, मैंने मान लीजिए ए सरकार है, सरकार ने नहर बनाया है, उसका इरादा है कि हम फ्री में लोगों को, किसानों को पानी नहीं देंगे। एक किसान नहर से पानी ले जाता है, अपने खेत की सिंचाई करता है, तो भले सरकार से वह किसान संविदा न किया हो, लेकिन सरकार क्वांटम मेरियट के आधार पर उस किसान से पानी का पैसा क्या कर सकती हैं, वसूल सकती हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का यहाँ इरादा फ्री में आपका पानी देने का था कि नहीं, नहीं था। तो कुल मिलाकर
आपका अगर अनुग्राहिकता यानी कि निःशुल्क यानी कि बिना शुल्क के यानी कि फ्री में सेवा करने का इरादा नहीं था, व्यक्ति ने दूसरे की सेवा की या कोई वस्तु प्रदान की, तो उसके बदले वह प्रतिपूर्ति पाने का क्या है हकदार। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम मेरिट, जितना काम उतना दाम। तो क्वांटम मेरिट के जो आवश्यक तत्व हैं कि पहला तो सेवाएं या वस्तुएं प्रदान की गई हो वह विधिपूर्ण हो, यानी कि कानूनन सही हो कि गलत हो, सही हो। यानी कि अगर सेवाएं अवैध हैं तो ऐसी दशा में प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा व्यक्ति की नहीं। नहीं, अब मान लीजिए ए बी को अफीम देता है तो और भी से संविदा नहीं होती है, तो आप लोग बताइए अफीम देना ये विधिपूर्ण का आपका वस्तु होगी कि आपका विधिपूर्ण नहीं होगी। विधिपूर्ण नहीं होगी तो क्या अफीम का पैसा वसूल सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं या सेवाएं अगर दी गई हैं तो सेवाएं वैध होनी चाहिए कि अवैध। वैध। दूसरा है कि जो व्यक्ति सेवाएं या वस्तुएं प्रदान कर रहा है उस व्यक्ति का इरादा इन सेवाओं को प्रदान करने का अनुग्रहिकतः न हो, अर्थात जो व्यक्ति सेवा प्रदान किया है उसका इरादा फ्री में सेवा प्रदान करने का न हो। उसका इरादा यह है कि सेवा के बदले हम क्या पाएंगे, मेवा पाएंगे। जैसे कि हमारा भी इरादा है कि सेवा के बदले मेवा, यानी कि पढ़ाएंगे तो क्या पाएंगे, मेवा, यानी कि पैसा पाएंगे। तो उसी प्रकार आपका उसका भी इरादा था कि हम सेवाएं प्रदान करेंगे, इसके बदले क्या लेंगे। और सबसे उत्तम उदाहरण सरकार का मिला कि सरकार नहर को नहर बनाई है, पानी जा रहा है, आप अपने खेत की सिंचाई किए, सरकार का इरादा फ्री में पानी देने का नहीं था, तो निःशुल्क नहीं था देने का, तो शुल्क वसूल सकती है कि नहीं? वसूल सकती है। दूसरा अगला आया कि जिस व्यक्ति को सेवाएं प्रदान की गई हैं उसके पास विकल्प होना चाहिए, या तो वह सेवा का लाभ उठाए या सेवा का लाभ उठाने से क्या कर दे, इनकार। अगर सेवाएं उस पर थोप दी गई, जबरदस्ती कहा गया कि तुम सेवा का क्या उठाओ लाभ, तो क्वांटम मेरिट लागू नहीं होगा। सरकार पर फिर आइए, सरकार ने नहर बनवाई है तो किसान को विकल्प प्राप्त है, चाहे तो वह नहर का पानी ले और चाहे तो न ले। तो क्या सरकार जबरदस्ती कह दी कि लो ही नहर का पानी? नहीं, यानी कि जो व्यक्ति लाभ उठाया है उसका विकल्प होना चाहिए, चाहे तो वह लाभ उठाए या लाभ उठाने से क्या कर दे, इनकार। ऐसी दशा में जो व्यक्ति सेवाओं को प्रदान किया है भले संविदा न हो उस व्यक्ति से जिसने सेवाओं का लाभ उठाया है, फिर भी न्यायालय संविदा से बाहर जाकर क्वांटम मेरिट के आधार पर उसकी प्रतिपूर्ति कराएंगे, यानी कि सेवा जितना हुई है उसका क्या दिलवाएंगे, आपका प्रतिकर या मुआवजा। अब एक उदाहरण देखिए, आपका दूसरा जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ पेंटिंग वाला। ए ने बी को कहा कि हमारा चित्र बनाओ, और बी जब आधा चित्र बनाया तो ए जाकर रोक दिया, तो बी क्वांटम मेरिट के आधार पर भी मांग कर सकता है कि मैं आधा चित्र बनाया हूँ तो जितना काम उतना क्या किया जाए, दाम। तो आधा चित्र बनाने के एवज में हमें क्या दिलवाया जाए, दाम। इसी को तो कहते हैं कि जित पूरा चित्र बना दिया रहता तब क्या वसूलता, पूरा दाम। आधा बनाया था तो आधा। तो इसी को हम कहते हैं क्वांटम मेरिट। संविदा नहीं, संविदा से ये कहाँ जा रहा है, बाहर। अगला देखिए भाई, 71 को पूछी जाती है। आपका 71 में आपका गुड फाइंडर
पिछली बार भी क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से आया था। पिछली बार जे में 3 क्वेश्चन बना था इस पर। एपीओ जे मिलाकर भाई जो कोरिलेशन कराया जाएगा 3 क्वेश्चन प्री में बना था, मैं बता दूं। और कहाँ कहाँ से बना था, कैसा क्वेश्चन, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहले तो गुड फाइंडर देखिए। लाबादा, लाबादा मतलब लावारिस, लावारिस माने अदावित, अदावित माने अनक्लेम, अनक्लेम मतलब कि जिसका कोई दावेदार न हो। तो माल पड़ा पाने वाले का कर्तव्य या दायित्व क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जो व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है उसका दायित्व या ड्यूटी या लाइबिलिटी क्या होती है? 4 ऑप्शन आपका देगा। वह मालिक बन जाता है, वह कब्जेधारी बन जाता है, वह अभिकर्ता के रूप में होगा, विबंध के रूप में होगा, और उपनिहिति या बेली का दायित्व होगा। तो क्या मार्क कराएंगे बताइए? उपनिहिति या बेली, यानी कि आपका बेलमेंट या उपनिधान की संविदा आपको संविदा अधिनियम में 148 से पढ़ाना भी है, अगले हफ्ते तक आ ही जाएगा। फिर एक बार देखिए भाई, पहले ऑप्शन याद रखिए कि माल पड़ा माल पाने वाले का उत्तरदायित्व बताइए, आपका किसके समान उत्तरदायित्व होगा? तो 4 ऑप्शन देगा। मालिक हो गया नहीं, आपका कह सकते हैं कब्जा आपका दे देगा, विबंध पैदा करेगा, बेच सकेगा, और चौथा देगा जो बेली का कर्तव्य है उसके समान कर्तव्य होगा। तो आप क्या मार्क कराएंगे? जो उपनिहिति या बेली का कर्तव्य है उसके समान माल जो पड़ा हुआ माल है, लावारिस माल है, लाबादा माल है, अदावित माल है, उसका कर्तव्य होगा। तो अब आपको दिमाग में बैठाना है उपनिहिति क्या होता है। तो उपनिहिति के लिए जानने के लिए आवश्यक है कि बेलमेंट या उपनिधान की एक संविदा कराई जाए और उस संविदा में उपनिहिति का कर्तव्य बताया जाए। उपनिहिति को हम समझा रहे हैं, थोड़ा सतर्क होकर पहले समझिए। मान लीजिए ए को लखनऊ जाना था और इसने क्या काम किया कि प्रयाग रेलवे स्टेशन पर गया वाहन लेकर, और वाहन प्रयाग रेलवे स्टेशन के स्टैंड में खड़ा किया और एक पर्ची ले लिया 20 रुपये का। तो ये जो 20, अब ये जो संव्यवहार है ये उपनिधान का है। जो व्यक्ति सामान को उपनि रख देता है उसे बेलर यानी कि उपनिधाता कहते हैं, और जिसको रखने के लिए सामान दिया गया है उसे बेली या उपनिहिति कहते हैं। तो बताइए किसने अपनी बाइक रखी है? ए ने। तो ए का क्या नाम हो गया? बेलर, उपनिधाता। और किसके पास रखा है? स्टैंड वाले के पास। तो उपनीति कौन हो गया? बी। कौन हो गया इस उदाहरण में? बी। अब आप लोग अपने दिमाग से बताइए बी का क्या कर्तव्य है? कि वाहन बेचकर या लेकर भाग जाए? तो क्या कर्तव्य है जब ए आए? तो बी का ये कर्तव्य है कि उस वाहन की सुरक्षा करे और सुरक्षा ऐसी रीत से करे जैसा कि बी अपने वाहन की सुरक्षा करता अगर वह वाहन किसका होता? बी का। यानी कि अपने सामान जैसे उपनिहित सामान की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व किसका है? वा स्टैंड वाले का है, बी का है। यही उपनिहिति का कर्तव्य है। तो पड़ा हुआ माल पाने वाले का कर्तव्य भी किसके समान होगा? वाहन के स्टैंड वाले का समान। तो आपका मान लीजिए एक घड़ी गिरी है और ए पा जाता है, तो आप लोग बताइए ए का क्या कर्तव्य होगा? जो कर्तव्य किसका है? उपनीति का। तो उपनीति का क्या कर्तव्य है? कि बेचकर अपना पैसा बना ले कि सुरक्षित रखे?
और सुरक्षित रखे और किसको खोजे, मालिक को। अब मालिक मिल जाए तो मालिक को घड़ी क्या करे, लौटा दे। यही कर्तव्य है उपनीति का। और यही कर्तव्य किसका बनाया गया है, पड़ा हुआ माल पाने वाले। कोई कंसेप्ट में भाई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो सेक्शन वाइज चला जाओ। इसको तमाम सेक्शनों से जोड़ना है। पहले संविदा अधिनियम से जोड़ा जाए। संविदा अधिनियम देखिए, नोट्स में कुछ कम धाराएं हैं, उसको जोड़ लीजिएगा जो लोग नोट्स लिए हैं। सबसे पहले 151 जोड़ना है, आपका संविदा अधिनियम की धारा 151 की उपनीति का ये कर्तव्य है कि युक्त युक्त सतर्कता बरते, यानी कि वाहन की देख रेख में उपेक्षा बरते, लापरवाही बरते कि सतर्कता बरते। बताइए, ये जो उपनिधान हमने बताया, एक लाइन और देख लिया जाए इसमें, ये सशुल्क था कि निःशुल्क था, यानी कि वाहन का रखने का पैसा स्टैंड वाले ने लिया था कि फ्री में रखा था, भाई पैसा लिया कि नहीं। और कितना रुपया हमने बनाया, उदाहरण में 20 रुपया। तो ये सशुल्क उपनिधान हुआ कि निःशुल्क। हाँ, तो उपनिधान दो प्रकार का, एक फ्री में यानी कि स्टैंड वाला पैसा नहीं लिया, रख लिया, और दूसरा सशुल्क मतलब कि क्या लिया, पैसा। तो आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी से थोड़ा बहुत याद रखिए, दो प्रकार। तो 151 के बाद आपका 156 और 157। ये 156 157 में मुख्य बात ये है कि भाई उपनिहिति का ये कर्तव्य है कि जो सामान उसके पास रखा गया है, अपने सामान में उसका मिश्रण न करे। मान लीजिए 2 बोरा चावल दूसरे का है, उपनिहिति अपना भी 2 बोरा रखा है, तो क्या चारों बोरा एक में मिला दे कि अलग अलग बोरा रखे, अलग अलग। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बिहार में आया था, यानी कि आपका ये तो 71 है ही उपनीति का कर्तव्य पड़ा, लेकिन अगला जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये बिहार में आपका आ चुका है कि उपनिहिति कब पड़ा हुआ माल बेच सकेगा। फिर एक बार याद रखिए, उपनिहिति यानी कि जो व्यक्ति पड़ा माल पाया है कब वह बेच सकेगा। तो घड़ी का ही उदाहरण दिया जाए और घड़ी पर ही पूरी कहानी चला दिया जाए, यानी कि एक उदाहरण कोई तो लेना ही पड़ेगा। और किसका लिया जाए, वॉच का, घड़ी का। देखिए अब एक एक नियमों को, ये मामला जाएगा संविदा अधिनियम की धारा 159। अच्छे से तैयार रखिए, पिछली बार बिहार में आ चुका है, गलत ना हो। हाँ हाँ, 169 है भाई, देखिए वो गलत हो गया। 169 में भाई 169, एक बार देख लीजिए तो ऐसे नोट्स में 160। हाँ, नहीं, एक बार बेयर एक्ट में देख लीजिए भाई, बेयर एक्ट संविधान नियम का है, सही है ना। अब ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, गलत ना हो ये क्वेश्चन, कि पड़ा हुआ माल पाने वाला उसे कब बेच सकेगा। तो जब मालिक को खोजते खोजते सामान का 2/3 खर्चा हो गया है, तो घड़ी का पहले दाम निर्धारित किया जाए। मान लीजिए घड़ी 900 की थी और एक घड़ी पाया था, कर्तव्य है कि मालिक को खोजे। मालिक को खोज रहा था और इतना खोजा कि उसका एक का खर्चा हो गया पैसा। कितना पैसा खर्चा हो गया, जो सामान पाया है उसका कितना खर्चा अब हो चुका है, 2/3। तो 900 का 2/3 निकाल लीजिए, कितना हुआ। अर्थात ये मालिक को खोज रहा था और खोजने में कितना खर्चा कर दिया, तो 600। तो अब खोजे ना, कानून कहता है कि तुम घड़ी को अब क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए कि कब पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति उस माल को बेच सकेगा। तो जब मालिक को खोजने में उस माल की कीमत का कितना खर्च हो चुका है, कितना व्यय हो चुका है, 2/3। तो 900 का 2/3 कितना आया, 600।
तो कितना घड़ी वाले को खोजने में खर्चा कर चुका है, 600। तो अब बेच सकेगा कि नहीं, ये बेच सकेगा। रट कर जाइए। अब अगला क्वेश्चन आपका यूपी का। ये आपका दो धाराएं आईपीसी का पढ़िएगा, 404 और 405। 404 से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, और आपका 400 नहीं 403, भाई कहाँ गलत, धारा ही गलत हो जा रही है। देखिए आपका 403 और 404। 403 से पिछली बार जे में भी बना, एपीओ में भी बना, दोनों बार एपीओ में बना वैसे। और प्रयास करिए कि भाई गलत ना हो क्वेश्चन। फिर एक बार देखिए, फिर एक बार पड़ा माल पाने वाला का देखिए। अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है, तो यूपी एपीओ का क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति की घड़ी, घड़ी पर ही चला जाए पूरा, क्योंकि अब घड़ी पर ही उदाहरण चला है तो पूरा घड़ी घड़ी पर ही चला जाएगा। चाहे पुलिस एक्ट हो, चाहे आईपीसी हो, और चाहे सीआरपीसी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पूरा घड़ी पर ही उदाहरण चलेगा। यानी कि एक व्यक्ति की घड़ी गिर गई थी, ये उस घड़ी को उठा लेता है। यानी कि रोड पर गिरी है और क्या किया, उठा लिया। आप लोग दिमाग लगाइए। पहला क्वेश्चन, क्या कोई पड़ा माल मात्र उठाने से ही कोई अपराध कर देता है? नहीं। तो जब आए क्वेश्चन कि एक घड़ी गिरी थी, चाहे पर्स गिरा रहे, अंगूठी गिरा रहे, उससे मतलब नहीं है। घड़ी के बदले कुछ भी गिरा दीजिए, सामान चल संपत्ति। तो जब घड़ी गिरी है, एक व्यक्ति उठा लेता है, तो मात्र उठाने से क्या वह कोई अपराध किया कि नहीं? नहीं किया। अब दूसरा शब्द देखिए, इसी में एक शब्द मैं जोड़ रहा हूँ। एक घड़ी गिरी है और ये अपने लिए उठा लेता है, तो जैसे ही शब्द अपने लिए हुआ, तो तुरंत 403 का अपराध कराएंगे, आपराधिक दुर्विनियोग। यानी कि आपका कौन सा अपराध होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। दूसरा क्वेश्चन जे का देखिए, एपीओ का आया था। आपराधिक दुर्विनियोग किस संपत्ति के प्रति अपराध है? चल की, अचल की, दोनों। तो बताइए कौन सी संपत्ति? चल, अचल नहीं। ये भी क्वेश्चन जे में जो आया, आपराधिक दुर्विनियोग में कौन सा आशय बेईमानी का होता है? तात्कालिक आशय की पश्चातवर्ती आशय? तो कौन सा आशय? पर अगर किसी वस्तु किसी के कब्जे में है और कब्जा हटाते समय आपका इरादा बेईमानी का था, तब चोरी। और कब्जा हटाते समय इरादा डिसऑनेस्टली नहीं था, बाद में हो गया, पश्चातवर्ती इरादा कैसा हो? बेईमानी का, तब चोरी न कराइएगा। ये क्या होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। अब एक आदमी महा 403 में इतना में आ जाएगा वैसे क्वेश्चन। 404 झारखंड में पूछा गया कि ये एक व्यक्ति है, वह मर गया है, उसके हाथ में अंगूठी है, बी जाता है, मरे हुए व्यक्ति से क्या हाथ में से अंगूठी निकाल लेता है, तो बी ने कौन सा अपराध किया? चोरी किया कि नहीं? क्यों नहीं किया? क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा, तो भाई लावारिस संपत्ति है, और उस आपका कह सकते हैं कि जो अंगूठी है उसका हकदार मरे हुए के उत्तराधिकारी हैं, तो ये पड़ा हुआ माल माना जाएगा। और कौन सा अपराध होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। धारा बदल जाएगी, एक धारा आगे बढ़ जाइएगा आईपीसी में। 403 नहीं, मरा हुआ व्यक्ति है तो 404। 404 उसके पास अंगूठी हो, बैग हो, या पर्स आप निकाल लिए। ये झारखंड में पूछा गया। अब आइए आपका आईपीसी के बाद पुलिस एक्ट देखा जाए, वहां से भी मेंस और प्री में एक क्वेश्चन बनता है। पुलिस अधिनियम की धारा 25, 26 तथा 27 देखनी है। अगर कोई संपत्ति लाबादा है, लाबादा माने लबदा नहीं, लाबादा मतलब अनक्लेम्ड, यानी कि पड़ा हुआ माल, यानी कि अदावित,
लावारिस, जिसका कोई वारिस न हो। तो अगर कोई चल संपत्ति है, वह पड़ी हुई है, तो पुलिस को ये पावर है धारा 25 पुलिस एक्ट में कि वह उसे अपने भार साधन में ले, कब्जे में ले, अपने अंडर में ले। तो किस सेक्शन के तहत लेती है? 25 अंडर में लेकर लिस्ट बनाकर लिस्ट किसको भेज देगी? राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार को कि डीएम को? किसको भेजेगी? डीएम को। अब डीएम के पास लिस्ट चली गई तो सेक्शन आगे बढ़ा दीजिएगा, कौन सा? 26। डीएम उद्घोषणा करेंगे, उद्घोषणा में 6 माह का समय देंगे कि जो भी व्यक्ति इस घड़ी का हकदार है, पुलिस ने घड़ी पाया है, आकर हमारे यहाँ क्लेम करे और घड़ी ले जाए। अगर 6 माह के अंदर कोई दावेदार नहीं आता या आते हैं लोग लेकिन घड़ी पर अपना दावा साबित नहीं कर पाते, तो ऐसी दशा में अब डीएम के आदेश से वह घड़ी बेची जाएगी। पैसा बताइए कहाँ जाएगा? डीएम के खाते में कि पुलिस के कि राज्य सरकार? चलिए बता तो दिए कम से कम किसके खाते में? राज्य सरकार। भाई याद रखे। अब 27 भी हो गई तो बस याद हो गया भाई। 3 धाराएं तो ऐसे ही रट डाले। लावारिस संपत्ति किस में? माल पड़ा चल संपत्ति 25 में, उद्घोषणा किस में? 26 में, और 6 माह बाद बेचना 27। लेकिन अगर पशुधन है या संपत्ति ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती तो कभी भी बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आपका पुलिस एक्ट भी हो गया। अब सीआरपीसी आइए। सीआरपीसी की धारा 102 पढ़िएगा। 102 पूछी गई एपीओ मेंस में भी। अगर पुलिस को ये संदेह है कि इस संपत्ति के प्रति कोई अपराध किया गया है तो पुलिस उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगी, जब्त कर लेगी, अभिगृहित कर लेगी, सीज कर लेगी। तो कौन सी धारा में पावर है पुलिस को? 102। अगर पुलिस ने देखा कि घड़ी है, लग रहा है कि घड़ी के प्रति कोई क्या किया गया है अपराध, तो क्या पुलिस जब्त कर सकती है कि नहीं? घड़ी को कर सकती हैं। किस सेक्शन में? आपका 102। तो ये तो पड़ा हुआ माल आपका सीआरपीसी में भी हो गया। अब एविडेंस में बचा है कि अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है तो अब कांटेक्ट में फिर कवर करिए। तो जो व्यक्ति लावारिस संपत्ति पाता है उसका कर्तव्य उपनीति के समान है। उपनीति का कर्तव्य है कि सुरक्षित सामान रखे और अपने में मिश्रण न करे और मालिक को खोजे कि मिसयूज कर ले। खोजे कब तक? खोजे जब तक कि सामान का कितना खर्चा न कर दे, 2/3, या न खोजे रखे रहे भाई। मालिक को खोदता रहे, न खोजे ठीक है, खर्चा करता रहे। अब अगला नियम आपका जो देखना है, एविडेंस से देखना है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई वस्तु है जो लावारिस है और एक व्यक्ति उस पर कब्जा जमा लेता है तो आपका कब्जा या पजेशन स्वामित्व का प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। यानी कि कब्जे के आधार पर अगर घड़ी का मालिक नहीं मिलता तो जो कब पाया है घड़ी, उस घड़ी का क्या हो जाएगा? स्वामी। भाई उस घड़ी का क्या हो जाएगा? 110 यूपीजे और एपीओ पिछली बार दोनों में पूछी गई कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। ये एविडेंस की किस धारा में? ये जे और एपीओ दोनों में पूछा गया था पिछली बार भाई। यानी कि 8-10 क्वेश्चन जो तत्काल पूछे गए हमें लगता है आपका कोरिलेट करके बताएगा। जो तत्काल अभी आए हैं जे में, एपीओ में, झारखंड में, आपका बिहार में क्या आया, ये लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। आपका एविडेंस की कौन सी धारा जोड़ेंगे? 110। इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस में भी जे में पूछ लिया था। देखिए अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था जूरिस्प्रूडेंस में कि कब्जे पर, हाँ, गुड फाइंडर, यही शब्द ही आया था
कि जो व्यक्ति माल पड़ा पाता है, अगर स्वामी न मिले तो वह स्वामी माना जाए। ये सर्वप्रथम किस केस में गुड फाइंडर का सिद्धांत बताया गया? तो जिस प्रकार आपने 84 आईपीसी में प्रथम केस चित्त विक्रेता पर कौन पढ़ा, आर बनाम अर्नाल्ड, उसी प्रकार आप जुरिस्प्रूडेंस में कब्जे पर जो केस पढ़ेंगे, आर मरी का। आर्मरी बस याद रखिए, जो भी ऑप्शन आए पहला केस पूछे या गुड फाइंडर पर पहला पूछे तो क्या मारेंगे, आर्मरी का केस आपका। इसमें एक लड़की थी, वह एक सोने का अंगूठी या चेन पाई, मालिक मिला नहीं, तो उस लड़की को ही मालिक माना गया, क्योंकि कब्जाधारी स्वामी के अलावा विश्व के किसी भी व्यक्ति से अच्छा हक रखता है। इसीलिए कब्जा विधि का चौथा अंक कहा जाता है। 10 में कितना अंक दिया जाता है? 9। लेकिन कहावत है कि एक बिहारी सब पे भारी, तो ये जो एक अंक स्वामी को है, ये 9 पर भारी हो जाएगा। कब? जबकि व्यक्ति ये साबित कर दे कि हम इस सामान के क्या हैं, स्वामी। मान लीजिए एक घड़ी पाया है, मालिक मिल नहीं रहा है, तो ये स्वामी हो गया। लेकिन अगर मालिक 9 अंक मिले को, लेकिन अगर स्वामी आ गया साबित कर दे कि मैं हकदार हूँ, तो एक बिहारी सब पे भारी, एक अंक 9 पर क्या हो जाएगा, भारी, क्योंकि स्वामित्व बड़ा है कि कब्जा, स्वामित्व। इस प्रकार 71 भाई समाप्त हो गया। 72 आ जाइए, 72 आइए। उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिदान किया गया है। तो फिर एक बार आइए, आपका प्रपीड़न यानी कि कोर्सन, भूल कराई जाए, संविदा न कराई जाए, संविदा से ये सब बाहर जा रहे हैं, तो पहली भूल पनीर वाली बताई गई थी, फिर वहीं कराई जाए। ए बी मित्र हैं, ए पनीर खरीदा था, बी के कमरे पर गया, बी के यहाँ मेज पर रख कर दो चौरा करने लगा, यानी कि दोनों आपस में आपका बातें करने लगे। तत्पश्चात ए बातों में इतना मशगूल हो गया कि भूल गया कि मैं पनीर भी लाया था, और अपने कहाँ आ गया, आपका रूम पे। तो बी ने देखा कि पनीर मेज पर छूटा है, तो बताइए बी का क्या कर्तव्य था, पनीर बनाकर खा ले कि वापस कर दे? नहीं खा ले, नहीं भाई। आप तो खिला देंगे पनीर। वैसे भी पनीर की पार्टी 50 किलो, पनीर इतना प्रसिद्ध हो गया है कि 50 किलो पनीर की पार्टी हुई थी। अब एक लोग वादा किए हैं कि 50 नहीं, हम 100 किलो देंगे। तब तक तीसरा आ जाएगा कि 100 नहीं बल्कि कितना, 200 नहीं 150। तो चौथा आ जाएगा कि हम 200 किलो पनीर बना देंगे। फिर आ जाएगा कि 1000 कुंतल पूरे जिले को खिला देंगे। तो भाई जिले को न खिलाइए, मित्रों को ही खिलाइए, ज़्यादा चूना न लगाइए अपना। तो भाई आपका मित्रों को ज़्यादा न खिलाइए। तो देखा आगे भाई पनीर का। तो अगर बी पनीर बनाकर खा लेता है या ए को नहीं लौटाता, तो बी ए में कोई संविदा नहीं हुई। लेकिन संविदा से न्याय ये कहता है, साम्य ये कहता है कि जब तुम भूलवश छूट गया सामान, तो या तो सामान वापस करो, इसी बैरक में है। या नहीं वापस करते तो उसका क्या वापस करो, मूल्य वापस करो, अगर पनीर बनाकर खा लिए तो। ये भूल हो गई। अब अनाज वाली भूल दिखाया जाए। ए ने बी से करार किया कि मैं तुम्हें 5 बोरी गेहूं भेजूंगा, और जब ए गेहूं भेजा तो गलती से 6 बोरी चला गया। अब समस्या ये आई कि 1 बोरी तो भूल से क्या चला गया, अधिक चला गया। तो 1 बोरी बी लौटा दे कि रखा रहे, लौटा दे। नहीं लौटाता तो 1 बोरी का भी दाम उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भले संविदा 1 बोरी के बारे में न हुई हो, क्योंकि ये सभी धाराएं संविदा से कहाँ जाना है, बाहर। अब प्रपीड़न देखिए, प्रपीड़न तो आपका धारा 15 में भी है और धारा 72 में भी है। इसको पहले आप आईपीसी से जोड़िए।
और तब हम क्वेश्चन लास्ट में बताते हैं। आईपीसी से आप जोड़िएगा विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस, पूछा भी जाता है। विश्वनाथ बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जब भी इसको पढ़िएगा एक 362 आईपीसी पढ़िएगा और आपका 100 पढ़िएगा। देखिए आपका बहुत अच्छा अंतर बताया गया आपका। और उसी तर्ज पर हम आपका धारा 15 और धारा 72 में जो पोर्शन शब्द आया है कॉन्टेक्ट में वो बताएंगे। भाई गलत ना हो, इस पर क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका जीजा और आपका साले का केस है, बताया भी गया था शाम के पीरियड में। फिर एक बार समझिए, धारा 362 में एबडक्शन या अपहरण को परिभाषित किया गया है। अपहरण तभी, अपहरण स्वयं में अपराध नहीं होता। अपहरण तभी अपराध होता है जब अगली धाराओं में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया है। ये याद रखना है। अपहरण एक कंटिन्यू ऑफेंस है, एक अनवरत अपराध है, लगातार चलने वाला अपराध। ये भी याद रखना है आपको। अपहरण मूल अपराध न होकर एक सहायक अपराध है, क्योंकि ये स्वयं दंडनीय नहीं है। कब दंडनीय होगा? जब कानून में दिए गए किसके लिए किया गया हो? पर्पज के लिए। अब 362 आपका अपहरण की बात करती है और धारा 100 कहती है कि अपहरण या व्यपहरण के मामले में भी अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है, अपहरण को रोकने और व्यपहरण को रोकने। तो आपका कहानी पहले देखिए। एक औरत थी, अपने मायके आई थी। आपका उसके पति महोदय मायके आए, कहे कि हमारे साथ चलो। औरत ने इनकार कर दिया, तो बाल पकड़कर और हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को घसीट कर ले जाने लगे। तब तक साला विश्वनाथ था। साला साला ही होता है, तो अब आपका गाली के यूज में ना यूज कर लीजिएगा। भाई ये नहीं कि देखिए अर्थ का अनर्थ न लगाइए, क्योंकि अनर्थ लगाएंगे तो तमाम लोग ये सोचेंगे कि सर हम ही को बोल रहे हैं। तो भाई हम बता दें फिर एक बार, इसीलिए। हाँ। अरे तो साला साला ही तो होता है ना। साले को क्या कहा जाए, जीजा नहीं ना कहा जाएगा। साले साहब लगाया जा सकता है। भाई सम्मान से आपका कह सकते हैं सम्मान। ये आपका सामाजिक समस्या है, कोई एक आदमी के साथ थोड़े हैं। भाई ये तो सामाजिक समस्या है। भाई कोई बुरा ना माने, मैं फिर बता दूं, अगर साले साहब आ गए तो उनकी आवभगत ज़्यादा होगी और आपका मित्र आ गया तो कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सामाजिक बातें हैं, इसको समाज में ही रहने दीजिए। आगे बढ़ा जाए भाई। जब साले साहब को साहब लगा दें भाई, आप कह रहे हैं तो जब साले साहब को ये आशंका हो गई कि हमारे जीजा हमारी बहन का अपहरण करके ले जाएंगे, तो साले ने जीजा पर प्रहार किया। जीजा मर गए। साले पर मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। साला आपका यानी कि विश्वनाथ भाई कहा जाए, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, पता लगा कोचिंग ही छोड़ दिए। भाई प्रयास किया जाए कोई कोचिंग ना छोड़े। भाई आपका ये भी समस्या है। देखिए आपका भाई, तो विश्वनाथ ने तर्क दिया कि हजूर 362 में जो एबडक्शन या अपहरण शब्द अलग हैं और 100 में अलग हैं। 362 के लिए उद्देश्य होना चाहिए, 100 के लिए कोई उद्देश्य नहीं। तो 100 में सामान्यतः अपहरण शब्द प्रयोग हुआ है किसी भी उद्देश्य के लिए, और 362 में
सीमित दायरा है, अतः हमने अपहरण के रोकने के लिए कार्य किया था। अतः धारा 100 में हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा की क्या दिया जाए, बचाओ। तो 97 भी जोड़नी है कि स्वयं को भी बचाइए और किसको बचाइए, अन्यों को। तो विश्वनाथ किसको बचा रहा था, अपनी बहन को। तो अन्य को बचाने के लिए जीजा की हत्या की कि स्वयं को बचाने के लिए अन्य को। तो कौन सी धारा कहती है कि स्वयं के शरीर के प्रति भी आपको अधिकार हैं और अन्यों के प्रति भी। तो 97। और किस धारा में बचाव पा गया, आपका 100 में बचाव पाया, क्योंकि अपहरण अलग अलग। सेम उसी प्रकार आप याद रखिए। सेक्शन 15 पहले देखिए। धारा 15 में कोर्सन द्वारा की गई संविदा की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति का भय दिखाता है और आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने या करने की धमकी देता है और संविदा करा लेता है, तो हम कहेंगे कि ये संविदा कोर्सन, उत्पीड़न या प्रपीड़न द्वारा कारित है। जैसे ए बी को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अपना ज़मीन हमें बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये जो संविदा है ये प्रपीड़न द्वारा क्या है, प्रभावित। दूसरा ये प्रपीड़न हुआ 15 में। अब आप कहेंगे कि धारा 72 में भी तो प्रपीड़न शब्द आया है, कोर्सन। तो यहाँ प्रपीड़न सामान्य अर्थों में आया है, वो 15 वाला प्रपीड़न न मान लीजिएगा। यहाँ सामान्य अर्थ है और 15 में क्या था, विशेष। अब सामान्य प्रपीड़न समझिए। मान लीजिए एक आदमी रेलवे से सामान बुक कराया। रेलवे के कर्मचारियों ने कहा कि जब तक 200 रुपया अधिक कीमत नहीं दोगे तब तक मैं ये माल आपका रिलीज नहीं करूँगा। तो 200 रुपया अब अधिक दिया तब सामान मिला। तो बताइए ये जो 200 रुपया अधिक दिया है प्रपीड़न करके ले लिया गया कि नहीं, ले लिया गया। तो क्या ऐसा व्यक्ति बाद में 200 रुपया वसूल सकता है कि नहीं, वसूल सकता है, क्योंकि उससे पैसा कैसे लिया गया था, प्रपीड़न करके। इसमें कोई शक नहीं है भाई, प्रपीड़न करके ही तो लिया गया था। तो यहाँ जो प्रपीड़न है सामान्य अर्थों में है। इस प्रकार ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया और अगला चैप्टर अब कल पढ़ाया जाएगा। अब आपका 73, 74, 75 आपका केस याद रखिए। आपका क्रैंक शाफ्ट वाला केस पढ़कर आइएगा। जज का नाम भी हार्डले बनाम वैक्सनडेल और जस्टिस का नाम एल्डरसन है ना, नहीं एल्डरसन ही होना चाहिए, एल्डरसन। हेडले बनाम वैक्सनडेल, यही केस बार बार आता है। एल्डरसन क्रैंक शाफ्ट वाला केस है। हाँ हमें लगता है देखना पड़ेगा, एक बार हम देख लेंगे मिस्टेक भाई। ये क्वेश्चन भाई उठाए हैं कि जो 72 में भूल है वो तथ्य की कि बीच की, कल बताएंगे, हमें भी याद नहीं आ रहा है भाई। एक दो पॉइंट ऐसे रहते हैं कि मिस हो जाते हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि एक बार याद दिला, अगर दिमाग में आए तो एक बार याद दिला दीजिए, तो फिर खोज कर बताया जाएगा। तो कल क्लास चलेगा भाई आपका 73, 74, 75 आपका कल।